नाउ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात हो गई, अब कहानी बढ़ती है आगे और हम समझेंगे टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को समझें तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। क्या कहा? मिक्सचर ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। कंपनी को पैसा चाहिए, टोटल फंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसमें से कितना डेट होगा और कितना इक्विटी का अमाउंट आएगा, दैट होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। वापस अगर मैं पीछे जाऊं और रिकॉल करूं, ठीक है, तो देखा होगा हमने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसा चाहिए इतना, इन्वेस्टमेंट पे सोच लिया, अब आएगा कहाँ से, पैसा मिलेगा कहाँ से? तो फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या करते थे? डेट और इक्विटी के बीच में डिसीजन लेते थे। डेट और इक्विटी के बीच में डिसीजन लेते थे ना, वही डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता था। और उसी का यही अप्रोच यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर सेम अप्रोच है, सेम अप्रोच, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। हाँ, थोड़े से कुछ पॉइंट्स हमने एक्सपैंड करके इसको समझा है कि वो क्या होते हैं एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। हम ये समझने जा रहे हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट इट। फॉर्मूले से बात करें अगर सबसे पहले, तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए भी आएगा। सो कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा लॉजिक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ओनर्स फंड एंड borrowed funds, mixture of owners fund and borrowed funds, ठीक है। नाउ इसको अगर हम सिंबॉलिकली पॉइंट आउट करें तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट इक्विटी का ये हो गया रेशियो, या आप इसको कह सकते हो डेट प्लस इक्विटी क्या होता है? टोटल कैपिटल, ठीक है। उसमें से प्रपोर्शन किसका? डेट का। ये टोटल कैपिटल, उसमें से डेट का प्रपोर्शन कितना है, तो आसानी से डिराइव हो जाएगा इक्विटी का कॉम्पोजिशन, ठीक है। सो डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी और सिंपली डेट अपॉन इक्विटी, ये आपका लॉजिक है, फॉर्मूला है, सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन, राइट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम ये समझते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, सबसे पहला कंपोनेंट कैश फ्लो पोजीशन। सिंपल करते हुए, अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, पैसे का आना और पैसे का जाना, ये फ्लो मजबूत है तुम्हारा, तो यू कैन यूज मोर ऑफ डेट। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर आपका, यही कॉम्पोजिशन, यही कैश फ्लो पोजीशन आपकी वीक है, तो हर महीने बैंक की नॉक की टेंशन मत लो, यानी इंस्टॉलमेंट की टेंशन मत लो। यू कैन रेज फंड्स थ्रू इक्विटी, ज़्यादातर इक्विटी का इस्तेमाल होगा। अदरवाइज हर महीने की टेंशन है कि भाई इंस्टॉलमेंट भरनी है, बैंक वाला आएगा, बैंक को इंस्टॉलमेंट देनी है, ये चीज़, ठीक है, पहला। सेकेंड वन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। होता क्या है, एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि आप अगर मुझे, मान लीजिए एग्जांपल है, आप मुझे 100 रुपये देते हैं, मैंने आपसे बोला कि भाई मेरे को लोन दे दो 100 रुपये का, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा इस पर 10% एक साल में, है ना। तो 100 रुपये पर 10% यानी 10 रुपये, ठीक है। एक साल बाद मुझे आपको लौटाने हैं। देखिए 100 रुपये मैंने आपसे लिए हैं, ये 100 रुपया आपको वापस करने में मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा। मुझे दुख कब होगा कि ये 100 रुपये लेकर मैंने जो कमाई करी है, उसमें से जो मेरा कमाया हुआ पार्ट है, उसमें से 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये जो 10 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना, ये मेरे पॉकेट पे अलग टेंशन है, ये इसमें ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती है। हर किसी को होती है, मैं अकेला अनोखा नहीं, ठीक है। अब समझिए कि मैंने आपसे 100 रुपये लिया, इंटरेस्ट देना था उस पर 10 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कुल मिलाकर रीपेमेंट करना था 110 रुपया। 100 रुपये तो तुम्हारा था,
कुछ नहीं थे इसमें, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या एक्स्ट्रा जो मांग रहे हो ना उसमें थोड़ा सा तकलीफ है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरी कमाई कितनी हुई है। अगर मेरी जेब में तुम्हें इंटरेस्ट देने के बाद में भी अगर कुछ पैसा मेरी जेब में बचता है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट देने के बाद भी मेरी जेब में कुछ पैसा बचता है तो मेरे को डेट लेने में परेशानी नहीं होगी, तो मैं डेट का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मान लो कमाया ही मैंने 8 रुपये, 100 रुपये के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा कमाया ही सिर्फ 8 रुपये है महज, तो तुम्हें तो 10 रुपये देने हैं। तुम कहोगे भाई मेरे को 10 रुपये दे दो, मैं कहता हूँ मेरे ने तो 8 रुपये ही एक्स्ट्रा कमाया, कुछ फ़ायदा हुआ लोन लेने का? नहीं हुआ ना। क्यों? मैं अपने ऊपर जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन चार्जेस थे, यानी जो इंटरेस्ट था, मैं उसको ही कवर अप नहीं कर पाया। ठीक है, अगर सोचिए मैंने सिर्फ 108 रुपये कमाए, आप कहते हो सर 110 रुपये लौटाने थे, लोन लेने का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, हम सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्विटी से पैसा मंगाएंगे, बिकॉज हम कवर अप नहीं कर पा रहे हैं उस फाइनेंशियल चार्जेस को, यानी इंटरेस्ट को। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कमाया होता 115 रुपये, आपको 10 रुपये चाहिए था एक्स्ट्रा, मैंने 15 रुपये फालतू कमाया है, 5 रुपये मेरी जेब में बचा, 10 रुपये आपकी जेब में आया, दोनों खुश हैं। यानी इंटरेस्ट को मैं कवर अप कर पा रहा हूं, ये मेरा लॉजिक है। ठीक है, तो यहां देखिए, हायर है अगर रेशियो, आईसीआर अगर हायर है तो वी कैन यूज मोर ऑफ डेट, मतलब वी आर एबल टू कवर अप दोज फाइनेंशियल चार्जेस, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। लेकिन अगर ये आईसीआर आपका लो है तो इसका मतलब कि आप कवर अप नहीं कर पाओगे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को, बेटर गो फॉर इक्विटी। राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ होपफुली थर्ड पॉइंट इसी से मिलता जुलता आया है यहां पर, इसको कहा जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इन शॉर्ट DSCR। ठीक है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हम क्या समझते हैं ये जानिए। यहां पर क्या था, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा था, यहां पर मैं होल लायबिलिटी की बात करता हूं। समझ गए, होल लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। लौटाना कितना था, 110 रुपया लौटाना था ना। ठीक है, तो मैं ये चेक करूंगा मेरी टोटल अर्निंग कितनी हुई है, दैट शुड बी मोर देन 110। अगर मेरे को डेट फिजिबल बनाना है तो, अगर मुझे डेट फिजिबल बनाना है, सो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की बात है, ये होल लायबिलिटी, इससे ज़्यादा मेरी अर्निंग होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मेरी अर्निंग है, सपोज आई एम अर्निंग 115 रुपीज़, दैट मीन्स कि डेट लेना यहाँ पर फिजिबल है। राइट, तो सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ, यहां पर सिर्फ इंटरेस्ट, नॉट प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ बात करें तो हायर अगर रेशियो है DSCR तो वी कैन रेज फंड्स थ्रू डेट। राइट, और अगर ये लो है तो वही बात है, हम इक्विटी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, लोन लेने का फायदा नहीं है। राइट, नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट कहता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब 10-20% जनता ऐसी भी है जो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहती है, नहीं होता रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROI अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो, इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अगर ROI रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वी कैन यूज मोर ऑफ डेट। वो EPS वाली बात पढ़ी थी अभी हमने, समझी थी। ठीक है, तो वी कैन यूज मोर ऑफ डेट एंड सिंपल, अगर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है, वही बताया था ना 13.33% ROI था हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट महज 10% था। ठीक है, अगर ये उल्टा हो जाता, ROI हमारा 10% और रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.33%, तो फ़ायदा नहीं होता ना डेट लेने में। तो क्या करेंगे आप, वहाँ पर पैसा मंगवाएंगे ज़रूर, लेकिन इक्विटी से। हमारा पॉइंट आता है इसके बाद, वो है कॉस्ट ऑफ डेट। अगर लो इंटरेस्ट है, लो इंटरेस्ट रेट, तो हम क्या करेंगे, बेहतर होगा, इंटरेस्ट अगर सस्ता है, लोन सस्ता मिल रहा है, तो डेट ले लीजिए, फंड्स डेट से जनरेट कर लीजिए। और अगर हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई इंटरेस्ट रेट है अगर,
तो इक्विटी की तरफ बेहतर होगा, इक्विटी की तरफ जाना बेहतर होगा। लोन महंगा मिल रहा है तो डेट नहीं लोगे, इक्विटी ज़्यादा लोगे। लोन सस्ता मिल रहा था तो आपने डेट यूज़ किया। चलिए अगला पॉइंट है टैक्स। टैक्स पॉलिसी की बात करें या टैक्स रेट की बात करें तो यहाँ पर अगर टैक्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है टैक्स? इंटरेस्ट से। अगर टैक्स आपका काफ़ी ज़्यादा है और इंटरेस्ट आपका सस्ता पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम डेट लेंगे। जैसे अभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला इलस्ट्रेशन याद रखें, अगर आपको समझ आया होगा, तो उसमें क्या था, टैक्स का अमाउंट था 30% और इंटरेस्ट का अमाउंट था सिर्फ 10%। तो हमने क्या करा था, ज़्यादा डेट ले लिया था। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डेट ले लोगे तो उस पैसे पे सिर्फ इतना देना पड़ेगा 10%। लेकिन अगर डेट नहीं लिया था आपने और सारा पैसा इक्विटी से था तो 30% का टैक्स गया था। पॉइंट समझ गए? टैक्स ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो बेहतर है इस वाले पे काम करो, यानी इंटरेस्ट पे काम करो। और इंटरेस्ट पे काम करना मतलब डेट से पैसा मंगाना, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए कॉन्सेप्ट, टैक्स कम हो जाए, इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए, हो जाता है, टैक्स कम हो जाए अगर, ठीक है, और इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे? रेशियो उल्टा हो गया तो हम क्या करेंगे? इस पे टैक्स पे काम करेंगे। टैक्स पे क्या काम करने का मतलब है? कोई बात नहीं, डेट नहीं लिया, हमने लोन को अवॉइड किया, इतना कौन देगा इंटरेस्ट यार, इतना इंटरेस्ट नहीं देंगे हम, ठीक है, हम इस पे काम करते हैं, सिर्फ टैक्स पे काम करते हैं। और टैक्स पे काम करने का मतलब इक्विटी, ठीक है। आगे बात समझ? होल प्रॉफिट पे टैक्स लग जाएगा ना, तो इक्विटी पे काम करो, राइट। टैक्स रेट अगर कम है इंटरेस्ट से तो हम इक्विटी की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, ये मेजर 6 पॉइंट्स हैं। इसको आगे कंटिन्यू करें, अगर इसको एक्सटेंड करते हैं अगर हम, तो 7th पॉइंट आता है हमारा, मैं इसको मिटा देता हूं। एक पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगेन वही, स्टॉक मार्केट अगर बुलिश है मतलब स्टॉक मार्केट पीक पर है, अच्छी चल रही है, ठीक है, हर कोई शेयर्स में पैसा लगाना पसंद करता है, तो हम क्या करेंगे? हम इक्विटी से पैसा मंगा लेंगे भाई, कि भाई हर कोई पैसा लगा रहा है शेयर्स में, आसानी से आ जाएगा पैसा, ठीक है, ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट बियरिश है मतलब कि हम, स्टॉक मार्केट बियरिश का मतलब है मार्केट में हम कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, हमारी कंपनी में आ जाओ, शेयर्स लगा लो, लोग नहीं आ रहे हैं, कहते हैं मार्केट डाउन है, हम नहीं लगाते पैसा, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करें? उन लोगों को ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम निकालो, लोन ले लो, ठीक है, डेट, ठीक। दिस इज योर स्टॉक मार्केट रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात होती है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट प्रीवियस सेशन में हमने करा था। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी, इक्विटी से पैसा मंगाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। याद दिला देते हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, अखबार में इश्तेहार देना होता है। दूसरा, स्टॉक लिस्टिंग में खर्चा, स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराने का खर्चा। तीसरा प्रोस्पेक्टस छपवाने का खर्चा। और सबसे बड़ा खर्चा अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स को कमीशन देने का खर्चा, ठीक है। तो ये सारे खर्चे करते हो तब जाके शेयर होल्डर्स आते हैं। और मैंने कहा कि अगर तुम्हारी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो क्यों खामा में इक्विटी पे, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि भाई इक्विटी से नहीं आया तो लोग हमारे बारे में गलत सोच बैठेंगे, पॉइंट है, ठीक है। तो हाई है अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट तो बेहतर है आप डेट से पैसा मंगवा लो, लोन लेने के लिए चले जाओ, ज़्यादा कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से बोरोड मनी से अपना काम चला सकते हो। लेकिन तुम्हारी रेपुटेड कंपनी है, यू डोंट नीड अंडरराइटर्स की ज़रूरत नहीं है, अंडरराइटर्स कमीशन बच गया तुम्हारा, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हो तुम, है ना। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत हैवी नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टस छपवाने की टेंशन है, एक बार प्रॉस्पेक्टस छपवाओ, एडवर्टाइज करो हल्का सा और आपका काम बन गया। तो इसमें आपका फ्लोटेशन कॉस्ट जो है ना सारा का सारा रिड्यूस हो गया। तो बेहतर है इक्विटी पे काम करना, सही है, राइट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ लो है अगर आपकी, तो आप यू विल गो फॉर इक्विटी, ठीक है। ये पॉइंट हमने देखा ना। इसके बाद एक बात है जिसको हम कहते हैं रिस्क कंसिडरेशन।
रिस्क, भाई ये रिस्क दो तरह का होता है, ये जान लेना, दो तरह का रिस्क होता है। एक होता है बिजनेस रिस्क और एक होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क में क्या आता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में क्या आता है? इंटरेस्ट पेमेंट का रिस्क, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन का रिस्क। अगर मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब बिजनेस रिस्क ज़्यादा है, ठीक है? तो लोन लेने का कोई फ़ायदा होगा? लोन लेने का कोई फ़ायदा होगा? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तुम्हारी ज़्यादा है, बिल्डिंग का रेंट देते हो, सैलरी टू परमानेंट स्टाफ, पहले से लोन ले रखा है, उस पर इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, और मतलब अगर मान लो लोन ले लेते हैं हम, मान लीजिए मार्केट से, तो क्या होगा? अपने ऊपर ही और बर्डन बढ़ा रहे हो, यानी अपने ऊपर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन चार्जेस बढ़ा रहे हो, आपकी ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो बेहतर है कि अगर तुम्हारा ये बिजनेस ज़्यादा है तो हम इक्विटी पे काम करेंगे, ठीक है? ये वाली कंसीडरेशन आपको समझनी है। ये बात जायज़ है कि इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही पार्ट है, लेकिन हम यहाँ ओवरऑल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि इंटरेस्ट का पेमेंट इंक्लूसिव है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ उस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क, वेदर वी आर एबल टू कवर अप योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और नॉट, ठीक है? तो इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर बात आ जाती है फाइनेंशियल रिस्क की, कि अगर पहले से ही बहुत लोन ले रखा है तुमने, पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो मार्केट को, क्या करोगे? और ज़्यादा लोन ले लोगे, और ज़्यादा लोन लोगे तो क्या होगा? फिर से तुम्हारा ये इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ जाएगा, खामखा अपने साथ ही आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो क्या करने की कोशिश है? अगर फाइनेंशियल रिस्क तुम्हारा ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? लोन ना लेकर इक्विटी की तरफ जाएंगे। इसमें हमने ये बात समझी, ठीक है? सो पॉइंट है कि रिस्क दो तरह का होता है, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क के अंदर हमने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात समझी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, रेंट, सैलरी वाला खर्चा अगर ज़्यादा है तो हम और ज़्यादा लोन लेकर इस टेंशन को और नहीं बढ़ाएंगे, हम इक्विटी की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ बात हुई फाइनेंशियल रिस्क की। फाइनेंशियल रिस्क के अंदर हमने बात समझी कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट तुम्हारा ऑलरेडी कंपनी बहुत ज़्यादा दे रही है, इंस्टॉलमेंट जा रहा है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क हाई है, और ज़्यादा लोन लेकर आप इस फाइनेंशियल रिस्क को नहीं बढ़ाएंगे, तो यू विल गो फॉर इक्विटी अगेन, ठीक है? ऑलराइट, नाउ इसके बाद हम समझते हैं अगला पॉइंट इसका, जिसमें बात होगी फ्लेक्सिबिलिटी की। While डिसाइडिंग योर कैपिटल स्ट्रक्चर, आप अपनी कंपनी का जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो तो आप यानी फाइनेंस मैनेजर कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट का स्कोप जरूर छोड़कर चलता है। दूसरी बात कि हम हर जगह से फंड रेज नहीं कर लेते हैं, कुछ ऑप्शंस हम फ्यूचर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को मीट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, राइट, हम छोड़ कर रखते हैं कि यार हर जगह से फंड मत उठाओ, हर जगह से पैसा मत लाओ, कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन छोड़ के रखो, ज़रूरत के वक्त काम आएगा। दिस इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी डेट एंड इक्विटी के कॉम्पोजिशन में, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी डेट एंड इक्विटी के कॉम्पोजिशन में कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर छोड़ी जाती है, राइट? तो दिस इज योर फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट। ना एक पॉइंट इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैं बात करूंगा जो रेगुलेट करता है, जो मॉनिटर करता है, जो सुपरवाइज करता है, ठीक है? स्टॉक मार्केट को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी, स्टॉक एक्सचेंजेस को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी सेबी ने निभाई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। और आपके कॉमर्शियल बैंकों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसने निभाई है? आरबीआई ने निभाई है। तो मैं अभी स्टॉक मार्केट की बात करता हूं। अगर सेबी गाइडलाइंस ओनली इजी हैं,
सेबी ने सहूलियत दी है, मार्केट को आसान बना दिया है, तो हर कोई पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, हर कोई पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जा रहा है आसानी से। है कि आप भी वहीं से पैसा मंगवा लीजिए, यानी कंपनीज के लिए भी वही है कि इक्विटी से फंड रेज कर लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि अगर यही डिफिकल्ट एक्सेस है, डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे? स्टॉक मार्केट को डिफिकल्ट बना दिया, ठीक है जी, हम कहीं और चले जाते हैं। कहाँ जाओगे? डेट से पैसा मंगवाओगे, राइट। अच्छा, एक बता देता हूँ मैं यहाँ पर, वैसे ज़रूरत इतनी नहीं होती है इसको मेंशन करने की। एक है आरबीआई की गाइडलाइंस। आरबीआई की गाइडलाइंस अगर इजी है, यानी बैंक से आसानी से सस्ता लोन मिल रहा है और आपको लोन लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक है, तो आप डेट से पैसा मंगवा लो। और अगर यही डिफिकल्ट एक्सेस है तो शेयर मार्केट की तरफ जाओ, राइट। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर बातें आ जाती हैं। एक बात समझिएगा कि किसी एक पॉइंट को देखकर हम डिसीजन नहीं ले लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स समझने के बाद, ये सारे पॉइंट्स एनालाइज करने के बाद एक फाइनल आउटपुट, एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है, एंड देन फिर उस डिसीजन पे हमारी कंपनी वर्क करती है। ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट देखा मार्केट बुलिश है तो चलो भाई इक्विटी से, अब फैसला ले चुके हैं, अब हम नहीं बदल सकते, चाहे वो 8th पॉइंट हमारे लिए फेवरेबल हो या ना हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं मार्केट को, उसके बाद ये फैक्टर्स कंसिडरेशन लेते हैं, एंड देन उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है, एंड देन उस रिपोर्ट पे डेट एंड इक्विटी के कॉम्पोजिशन पे काम होता है, एंड देन फिर आगे फाइनेंशियल लेआउट्स बनाए जाते हैं। ऑलराइट, चलिए, इसके बाद 11th पॉइंट के बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ाया था, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहने की कोशिश है कि शेयर होल्डर से पूछो डिविडेंड ज़्यादा चाहिए, हाँ ज़्यादा चाहिए सर, पैसा दोगे, पैसा दे दो, डिविडेंड दे दो, पैसा इतना ही है हमारे पास, ठीक है। हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है ना यार ऐसी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम उनको कन्विंस कराते हैं। हम कहते हैं यार तुम्हें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझाया था ना, शेयर होल्डर से बात हो रही है, ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझाया था ना तुम्हें, राइट। उसमें देखा था तुमने, हमने लोन ज़्यादा लिया तो आपका डेट ज़्यादा होने की वजह से ईपीएस बढ़ गया, ईपीएस बढ़ा तो डिविडेंड मिला था ना ज़्यादा। शेयर होल्डर कहता है हाँ याद है सर, याद है, मिला था, ठीक है। हमने कहा तो एक काम करते हैं ना, तुम परमिट कर दो। शेयर होल्डर्स को बोला हमने कि तुम परमिशन दे दो कि हम लोन ले लें, अपना वोट दे दो, अपना एग्रीमेंट दे दो कि हमारी कंपनी लोन ले ले मार्केट से, तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, लेकिन हाँ लोन लेंगे, पैसा आएगा, प्रोजेक्ट में लगाएंगे, फायदा होगा और फिर तुम्हें हम देंगे ज़्यादा डिविडेंड। लालच में आ गया शेयर होल्डर, कहता ठीक है, ओके, राइट। लेकिन हुआ क्या, आगे जाकर हुआ क्या, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, कहते हैं ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हमने लोन लिया, एक लेवल तक तो डेट का बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद डेट का बढ़ना खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसकी कीमत पर आप डेट ले रहे हो? शेयर होल्डर्स की कीमत पर। शेयर होल्डर ये भूल जाते हैं कि पहला आउटसाइडर उन कंपनीज के लिए कौन होता है? बैंक होता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को बचा हुआ हिस्सा दिया जाता है, जिसको रेजिडुअल डिसीजन कहते हैं, वो डिविडेंड होता है, वही इसी रेजिड्यू को हम शेयर होल्डर्स रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये भूल जाते हो कि हमने परमिशन तो दे दी है, लेकिन एक लिमिट के बाद में ये डेट तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो फाइनेंस मैनेजर को किस बात का ख्याल रखना चाहिए, मैं ये बता देता हूं। देखें, डेट का बढ़ना, पॉइंट समझिएगा, डेट का बढ़ना अगर ईपीएस को यानी अर्निंग पर शेयर को बढ़ाता है तो आप डेट लीजिए। कंफ्यूज कर दिया मैंने, है ना। डेट का बढ़ना, एक बार फिर से, डेट का बढ़ना ईपीएस को अगर बढ़ाता है तो डेट लेना अच्छा है, ठीक है। अगर डेट की वजह से ईपीएस एक लिमिट के बाद फॉल होने लग जाए तो इक्विटी की तरफ स्विच कर दीजिएगा, अदरवाइज तुम अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को किए हुए कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाओगे। as long as increase in the debt increases your EPS, debt will be preferred, and increase in debt beyond a certain limit will decrease your EPS, equity will be
suitable for the company, right? समझ गए? ये पॉइंट हमने यहां पर रखा, क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि शेयर होल्डर की कीमत है, शेयर होल्डर के ओपिनियन की कीमत है। आप उनके डिविडेंड को लालच देके, उनके डिविडेंड का लालच देके उनको आप परमिट तो कर लेते हो, अपने आप को परमिशन ले लेते हो उनसे कि हम डेट लेंगे, लेकिन डेट लेते वक्त ख्याल रखिएगा इस बात का, ठीक है ना? एक आखिरी पॉइंट इसमें मैं शेयर करता हूं आपके साथ, कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन मतलब इफ यू वांट टू डाइल्यूट योर ओनरशिप, भाई डाइल्यूशन चाहते हो, कहते हो कोई बात नहीं भाई, परमिशन मैं दे देता हूं, लोग आए मेरी कंपनी में, अभी तक डिसीजंस मैं लेता था, आज के बाद हम सब मिलकर लेंगे। इफ यू वांट टू डाइल्यूट योर ओनरशिप देन यू कैन invite shareholders and you can raise funds through equity, and if there is no dilution, if you don't want to dilute your ownership, तो भैया सिंपल है, इक्विटी छोड़ के डेट ले लो, मालिक बने रहो, डिसीजंस अकेले लेते रहो, बैंक से लोन मांग लो, बैंक वाला कहता है जैसे चला रहे हो चलाओ, मेरे को इंस्टॉलमेंट भरते रहना, ठीक है? कंट्रोल कंसिडरेशन, जस्ट लाइक फाइनेंसिंग डिसीजन में भी पढ़ाया था। एंड 14th इसमें जो आखिरी पॉइंट हो सकता है, इसके बाद जो एक पॉइंट आता है वो ये है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज। जो तुम्हारे राइवल्स हैं, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तुम उनके भी कैपिटल स्ट्रक्चर पे नज़र रखो। ये ना कहो कि भाई ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं तो बात नहीं करता इससे, मैं क्यों जानूं कि ये कैसे काम कर रहा है। ऐसे बिजनेस नहीं होता, ऐसे डिसीजंस नहीं लिए जाते। क्या पता तुम्हारी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो डिफेक्टिव हो, क्या पता वो तुमसे बेहतर पॉलिसी में काम कर रहा हो, क्या पता तुम्हारा वाला अच्छा हो, वो क्या गलती कर रहा हो, तुम उस गलती को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर काम कर सको। पॉइंट है, ठीक है? सो अपने राइवल्स के रिएक्शंस को ज़रूर कंसीडर करिए, अपने राइवल्स के कैपिटल स्ट्रक्चर को ज़रूर कंसीडर करिए। एक लेसन मिल सकता है तुम्हारे लिए, अच्छा भी हो सकता है, मोटिवेटर भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है अगर तुम चेक नहीं रखते तो, ठीक है? सो लास्ट पॉइंट, मैं समझता हूँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। ठीक है, तो ये हमने कवर अप किया। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? हम अपनी कंपनी में जो भी डिसीजंस लेते हैं, मैं जैसा पहले भी बताया, अभी फिर बताता हूँ, जो भी डिसीजंस लेते हैं वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं, इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी 13-14 फैक्टर्स जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, उनको एनालाइज करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है और उस रिपोर्ट में फिजिबिलिटी देखी जाती है, कौन सी चीज़ डेट या इक्विटी, कौन सी चीज़ हमारे लिए फेवरेबल है या फेवरेट है, और उसी का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राइट? मैं चाहूँगा इसको एक बार कंफर्म करें, रिवाइज करें, एंड देन हम स्टार्ट करते हैं द लास्ट डायमेंशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। थैंक यू।